चलिए, तो आप लोगों को आज जो मैं करवाऊंगा ये दिसंबर 2011 का प्रश्न पत्र। और जैसे ही दिसंबर 2011 का प्रश्न पत्र जब समाप्त हो जाएगा तो मैं आप लोगों से 2019 का प्रश्न लूंगा दिसंबर का। ठीक है, इसके बाद जून का मैंने करवा रखा है, फिर 2019 से करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल इसमें भी हैं। समाज कार्य का दिसंबर 2011 का प्रश्न पत्र पहला है, अल्मोनरस बाहरी आंगतुक। देखो अब ध्यान समझिएगा, किस देश से। जैसे कि ये अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो आपको मिलेगा आउटर विजिटर करके मिलेगा, और ये जो आउटर विजिटर की बात कर रहा हूं मैं, ये अल्मोरस में जो बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, ये फ्रेंडली विजिटर से संबंधित है। ठीक है भाई, और फ्रेंडली विजिटर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग भलीभांति तरीके से जानते भी हैं, परिचित भी हैं इसके बारे में। फ्रेंडली विजिटर कहाँ से आया भाई? यूएसए से आया है भाई। कहाँ से आया था पता है कि नहीं पता? बताइए जरा एक बार। हाँ सर, यूएस से आया है। यूएस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आउटर विजिटर लिखा हुआ है, तो ये बताइए फ्रांस है कि इंग्लैंड है? सर इंग्लैंड है। इंग्लैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात आप लोग। सर देख, फ्रांस आएगा क्या इसमें? क्योंकि नेट पे मैंने एक बार सर्च किया था इसको, तो फ्रांस से आपने बताया था फ्रांस करके। हाँ हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, एक चीज़ इसको भी ध्यान रख लीजिए। फ्रांस में क्या था, जो भी घटना घटित होती थी, ठीक है भाई, अल्मोनरस की स्थिति में ग्रैंड ओमिनियर करके है फ्रांस, उसका पूरा नाम है। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, ग्रैंड ओमोनियर। ठीक है, ग्रैंड करके है। ठीक है, ग्रैंड ओमोनिरियस। ठीक है, तो ये फ्रांस में है और ये आंतरिक आंगतुक है, आंगतुक है फ्रांस का। और जब इसके बारे में बात हुई थी तो इंग्लैंड, बी फॉर बॉम्बे वाला इंग्लैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि मैं बता देता हूं आपको, ध्यान सुन लीजिए। जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी 1877 में, अमेरिकी स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा ये जो चीज़ें स्टार्ट की गई थी, तो ये भी स्टार्ट की गई है यूएसए में। ये संगठनों के माध्यम से की गई थी, जो आउटर आंगतुक था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो था, ये इंग्लैंड में भी लाया गया था, इंग्लैंड में भी लाया गया था। और ये भी संगठनों के, स्वयंसेवी जो संगठन थे उनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, और सीओएस के बारे में गेसल मिंट और हेनरी सोइल का नाम आता है उसमें। ठीक है, आपको ध्यान रखना, समाज कल्याण इतिहास की जब योजना आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अनुकूलन आंगतुक को लेकर, दोस्ताना जिसको बोलते हो, वो 1887 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चैरिटी एंड करेक्शन की एक वार्षिक बैठक कर दी गई थी। और उसी बैठक में ये बाहरी आंगतुक को बारे में की गई थी बात। और ये वो चीज़ें थी जहां पर नवाचार लाने की बात करता था, समाज कार्यों का विकास करने की बात करता था। ये इसमें इसमें ये बातें हो रही थी, मदद करने की बात हो रही थी इसमें। ठीक है, तो इसका जो गरीब लोगों की मदद करना, इसका उद्देश्य रखा गया। और नागरिकों को समाज की स्थापना के रूप में इसका नाम रखा गया था, तो बाहरी आंगतुक। और ये देश संबंधित होगा आपका इंग्लैंड का। किससे संबंधित होगा ये? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी वाला सही माना जाएगा, इसका आप करेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्यक्ति जिस समाज में रहते हैं जिसमें अननोन श्रित होता है। अननोन श्रित का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंट। बताइए जरा, इंटरडिपेंडेंट क्या होता है? सर आश्रित होना। जी, एक दूसरे पर आश्रित होना। वो तो डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट क्या होगा? सर आंतरिक निर्भरता जो समूह में रह के होती है। ओके 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 ओके, आंतरिक निर्भरता
कहाँ आप बता रहे हैं, इसमें निर्भरता कहाँ है? आश्रित सर, आश्रित वही तो होता है जब हम किसी पे निर्भर होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये बात, हाँ वेरी गुड, सही, मतलब परस्पर निर्भरता की बात हो रही है। ठीक है, जवाब सही आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तन्वी जी, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि भाई पारस्परिक निर्भरता, जहाँ पे दो या दो से अधिक लोगों के बारे में बात की जा रहा, निर्भरता की बात हो रही, बात ठीक समझ गए। अब बताइए जवाब इसका क्या होगा? जिस व्यक्ति समाज में रहते हैं जिसमें अनुसृत होते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं परस्पर निर्भरता की बात, तो कौन सा जवाब सही होना चाहिए? तो इसके बारे में बताऊं आपको, ये आपका मान्यता समाज कार्य की नहीं होगी, ना ही उद्देश्य होगा। ठीक है, ये आपका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सी फॉर चेन्नई वाला सही माना जाएगा। समाज कार्य का सिद्धांत सही माना जाएगा, जहां पे बात कर रहा है समाज कार्य के सिद्धांतों में नैतिकता के साथ सामाजिक तरीकों का साथ जो है एक प्रकार सामाजिक तरीकों का उपयोग करने की बात कर रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति जिस समाज में रहते हैं जिसमें अनुसृत परस्पर निर्भरता की बात होती है, वो सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि नैतिकता के साथ सामाजिक तरीकों के साथ अगर कोई उपयोग कर रहा है तो वो होता है सोशल वर्क के सिद्धांत, समाज कार्य के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक और प्रश्न देख लीजिए आप, एकीकृत समाज कार्य की पद्धति का अर्थ क्या होगा? प्रश्न ये भी कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको अच्छे से जवाब दीजिएगा। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क सिस्टम है। बताइए। बॉम्बे होगा क्या? ओके, कमेंट भी मैं आप लोगों को सीन कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट दे सकते हैं, चेतना जी, ठीक है, सभी लोग। तो एकीकृत समाज कार्य के बारे में पहले तो आप जान लीजिए थोड़ी सी बात, क्यों नितिन जी? तो ध्यान सुनिए, ये सामाजिक कार्यों के अभ्यास के समय हम क्या करते हैं, संपूर्ण दृष्टिकोण का उपयोग जब करते हैं तब करते हैं यूज एकीकृत में। जब हमारा पूरा पकड़ जो बनती है किस पे बनती है? एकीकृत पर बनती है, समग्र पर। तो हम यूज करते हैं एक प्रकार से एकीकृत समाज कार्य का। और ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक समग्र दृष्टिकोण के उपयोग में जब हम इसको यूज करते हैं तो समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान के आधार से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सोशल वर्कर हो आप लोग, और सोशल वर्कर जानता है कि भाई कौन कौन से सामाजिक शोध और प्रशासन में संचालन करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, किन किन चीज़ों को। तो जब भी कभी आप किसी क्रियाविधि को करते हो, चाहे क्लाइंट सेंट्रल्ड करते हो, चाहे ग्रुप सेंट्रल्ड, चाहे कम्युनिटी सेंट्रल्ड, तो आप वहाँ पर यूज़ करते हो विधियों के बारे में। चाहे केस वर्क हो, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क हो, सोशल एक्शन हो, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन हो, या सोशल रिसर्च हो, ये सभी के सभी आप पद्धतियों में लाते हैं, यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तकनीकी वाला जो जवाब होगा वो सही माना जाएगा। और ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो समाज कार्य के तकनीकों को काफ़ी उत्तरदायी ढंग से उपयोग किया जाए, ये एकीकृत समाज कार्य की पद्धति कहती, क्योंकि समग्र दृष्टिकोण पर आप काम कर रहे हैं तो इसलिए तकनीकों का यूज़ करो। तो ये आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट हो जाएगा। एकीकृत समाज कार्य में समस्या समाधान करने के लिए केंद्रित कैसे करते हैं आप किसी सेवार्थी को, किसी समूह को, किसी कम्युनिटी को? तो तकनीकी के माध्यम से करते हैं, मेथड के माध्यम से करते हैं, विधियों के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। सामाजिक संस्था है, बताइए जरा, सामाजिक संस्था क्या है? भाई आप जानते हैं कि सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियां जो होती हैं उसे हम बोलते हैं सामाजिक संस्था। हम उसी को ही कहते हैं ना, एक संस्था जहाँ पे अनेक जनरीतियाँ हों, रूढ़ियाँ हों, उनको ऐसा संगठन हो जिसमें हम अपना समाज कार्य कर सकें, चाहे कोई भी समाज कार्य हो। तो बताइए जरा इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? अब आप लोग ये भी मत नहीं कहेंगे, बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? भाई अगर मैं आपसे बात करूं आगबन और निबकात की, ओके ठीक है हनी जी, अगर मैं आपसे बात करूं आगबन को लेकर,
तो आगमन की परिभाषा आपको मैंने बताया भी था, और मैंने ये भी चीज़ें कहा था कि सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। तो स्थापित प्रक्रिया जो मानवीय व्यवहार को विनियमित करती है वही सामाजिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, है ना। बाकी वह स्थान जहां पे सामाजिक कार्य संगठित किए जाएं, तो ये थोड़ी ना है, ये सामाजिक संस्था नहीं है, ठीक है, जहां पे सारे कार्य, बल्कि हाँ ये कह सकते हैं अनेक जनरीतियां रूढ़ियों को एक ऐसा संगठन जहां पे सामाजिक कार्य अनेक टाइप के किए जाएं, अनेक प्रकार के समाज कार्य किए जाएं, तो ये आप कह सकते थे, परंतु ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कि भाई समाज कार्य संगठित किए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी भी और डी भी, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब है यहाँ पर। अगर अब आपको ये बात पता होगी कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो, समाज का एक उच्चतर और निम्न श्रेणी के बारे में, तो आप कर लोगे। जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। स्तरीकरण। स्तरीकरण, ओके ओके, बहुत बढ़िया। और भी कोई? हाँ सर, स्तरीकरण ही होगा। ओके ओके, चलिए तो चलो ठीक है। तो हाँ देखो, स्तरीकरण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाई को एक समांतर विभाजन करता है। और यह समांतर विभाजन एक बार प्रश्न भी पूछ लिया था, ऐसे ही लिख दिया था, उसकी परिभाषा ही लिख दिया था। तो रेमंड मुर्रे का नाम आप लोगों ने जवाब दिया था मुझे, सभी लोगों ने रेमंड मुर्रे का जवाब आप लोगों ने दिया था सभी लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए, श्रेणी में विभाजन करना किसी रेमंड मुर्रे का नाम या सदरलैंड का नाम या टॉलकॉट पार्सन के नाम परिभाषा नहीं लिखा है, ठीक है। पदानुक्रम की बात अगर मैं करूं, जब आप पदानुक्रम की बात करें ऊंचे और निम्न पदानुक्रम के विभाजन के रूप में, तो टॉलकॉट पार्सन का नाम आता है। और सदरलैंड की बात अगर मैं करूं, तो वहां पर उसको एक स्थिति में दूसरे स्थिति को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है या अवलोकन करता है, तुलना करता है, तो वो सदरलैंड का होता है। परंतु यहाँ पर किसी का नाम नहीं पूछा गया है, आप कहेंगे स्तरीकरण। चलिए मुझे जरा बताइए वर्ग फिर क्या है, वर्ग क्या है, बताइए जरा वर्ग क्या है फिर। सर वर्ग तो क्लास है ना। हाँ क्लास, हाँ बताइए वर्ग क्या है फिर। सर क्लास हो गई ना, जिसे हम वैसे ही बांट देते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप देखो स्टेटस के तौर पे क्लास को। हाँ ये आपका सही जवाब था, एक शब्द गरीब और अमीर के बीच में जो स्टेटस होता है। हाँ ये स्टेटस अगर आपको पता है, स्टेटस जरूरी है। अगर आप इस वर्ग में स्टेटस जब कभी सोचें तो आपका प्रश्न हमेशा सत्य होगा, ये 110% मेरी गारंटी है। तो ये आप याद रखें, वर्ग हम उसे ही कहते हैं जहाँ पर किसी स्टेटस के आधार पे जब उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ऐसे स्तर पर अगर मैं बात करूं तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक था निम्न स्तर लोअर क्लास, और एक था आपका मिडल जिसको मध्यम क्लास बोला गया, तीसरा था उच्च। तो 3 स्तर थे, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा स्तर के बारे में, तो आप इजीली समझ जाएंगे। निम्न के में आप समझ गए होंगे जहाँ पर जो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए शारीरिक श्रम वगैरह जो करते हैं उससे संबंधित है, शारीरिक कार्य से संबंधित है, जैसे मजदूर वगैरह से, और निम्न स्तर पर आ जाएगा। मध्यम वर्ग में क्लर्क, टीचर, इंजीनियर, मैनेजर वगैरह आ जाते हैं मध्यम वर्ग में। और हाई वर्ग पर कौन सा आ जाते हैं, उच्च वर्ग पे कंपनी आ जाती है, संस्थान आ जाता है, मालिक आ जाता है ना। तो ये भी आप ऐसे याद रखेंगे। जाति जरा मुझे बताइए, जाति क्या फिर। जाति एक मतलब एक ऐसी जाति जहाँ पे सदस्य जातियों के अगर अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है ऊंच नीच या संशस्त्रण की बात करें, या ब्राह्मणों की स्थिति की बात करें, या व्यक्ति की जाति उसके जन्म के आधार पर ही आजीवन के लिए निश्चित हो जाती है। ये भी आपको बात पता है, अभी एक बार प्रश्न पूछा गया था जाति को लेकर, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था और लगाया भी था आप लोगों ने कि जन्म के आधार पर ही, है ना, याद आ रहा है आप लोगों को। तो ये आपकी वहाँ पर जाति, तो जाति जो होती है बल्कि वास्तविक चीज़ें होती हैं। वास्तविक जाति जो होती है वो एक वर्ण के गुण और कर्म के आधार पर होती है ना, ये होती है जाति। ये सारी चीज़ें, जाति जो होता है वो वर्ण में पाया जाता है, ना कि वर्ण में जाति पाई जाती है, जाति में वर्ण पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, विभेदीकरण क्या होता है, विभेदीकरण का आधार पर भेदभाव। और भी कोई लोग बताइए जरा विभेदीकरण।
विविधीकरण का मतलब होता है कि जैसे भिन्नताओं से, है ना। तो विविधीकरण से मतलब ये जैसे पेड़ पौधे मनुष्य अन्य जीव पाए जाते हैं तो इनमें अंतर की बात करता है। तो एक ही प्रजाति के जो व्यक्ति या पेड़ पौधे जो भिन्न पर्यावरण में भिन्न उनकी विशेषताएं होती वो विभेदीकरण के रूप में बताता है, वो विभेदीकरण के रूप में बताता है। तो विभेदीकरण भी बेसिकली दो टाइप के थे, ठीक है। एक था जैव सामाजिक रूप में था और एक था सामाजिक सांस्कृतिक के रूप में था। तो दो टाइप में थे, इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है भाई, इतना तो बात समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी कि या क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए जरा। व्यक्तित्व के सिद्धांत के संबंध में पर्सोना की अवधारणा किसने व्याख्या की है? पर्सोना की अवधारणा किसने व्याख्या की है? पर्सोना, ये भी देखो समाज कार्य का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सोशल वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कार्ल जंग होंगे क्योंकि हाँ। फ्रॉइड और एरिस्टन तो होंगे। हाँ अच्छा, एडलर ने किया है। एडलर ने किया है। ओके, एक नया और यूनिक जवाब आया है मुझे भाई एडलर का। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और भी कोई लोग बताना चाहेंगे? अच्छा चलो मैं बताता हूँ आप लोग। हाँ, यहाँ पे कार्ल जुंग का जो नाम देख रहे हैं आप लोग, कार्ल जुंग का नाम, ये कार्ल जुंग के बारे में बात करता है। और कार्ल जुंग, पता है एक बात इसका ध्यान रखना आप लोग, इसने एक बात बोली थी कि जो फ्रायड की शिशु कामुकता वाली अवस्था है, जो उन्होंने बताया था, एक बार बताया था भी, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कामुकता की अवधारणा भी मैंने बताया भी है। तो फ्रायड की जो शिशु कामुकता की अवधारणा थी, इसने उसको गलत मान लिया। अच्छा, गलत कहने का मतलब मेरा यह है कि आलोचना कर दी। आप ऐसा ना करें कि उसने गलत कह दिया, आलोचना कर दी थी, ठीक है, आलोचना कर दी थी। ये कार्ल जुंग ने किया था, एक अहम काम। तो जब कभी कोई पूछे ना फ्रायड की थ्योरी में, बल्कि मान चलिए एक प्रकार से ये उसका दुश्मन था, कोई भी थ्योरी देता था तुरंत आलोचना करता था कार्ल जुंग उसकी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही बेंदा ने पर्सोना के बारे में बात किया। और इसने साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसने कार्ल जुंग ने 1923 में एक अंतर्मुखी होता, ये प्रश्न कई बार पूछा लेता है एग्जाम में कि अंतर्मुखी क्या है, बहिर्मुखी क्या है और उभयमुखी क्या है ना। ये प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में। ये कार्ल जुंग का ही है, 1923 में डिवाइड किया था इसने, 1923 में डिवाइड किया था। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सील गुण के बारे में बात करता है। देखो ये व्यक्तित्व से प्रश्न है, मैं व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों से। सील गुण के बारे में जो बताने वाला सिद्धांत है, जो व्यक्ति है, उसका नाम है अल्पोर्ट। और ये प्रश्न आप लोगों ने देखा भी होगा एग्जाम में, अल्पोर्ट का नाम ये बताया था सील गुण के बारे में, अल्पोर्ट ने। और सेल्डन का नाम बता देता हूँ आप लोगों को। सेल्डन क्या बताया था? तो सेल्डन ने बताया था कि जो एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी है, वो सेल्डन का है व्यक्तित्व में, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ये बात? ये ऑप्शन तो क्लियर हो गए। फ्रायड के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली दिया है, ये आप जानते हैं। एरिक एरिक्सन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत दिए थे, 8 अवस्था। और इसकी अवस्था जो है ना, जो क्रम से 5 थी, ये 5 क्रम की अवस्थाएं वो 5 सिगमंड फ्रायड की अवस्थाओं से मैच करती थी। ये आप ध्यान रखिएगा। आप लोगों को कभी मैंने लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन करवाया है और उसमें मैच करके था, एक तरफ फ्रायड की अवस्था दी गई थी, दूसरी तरफ मनोसामाजिक की जो है अवस्थाएं दी गई थी, और मैच करवाया जा रहा था, हम लोगों ने कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये देखो नाम जो देख रहे हैं आप, एडलर का। एडलर ने 1870 और 1937 के बीच का इसका क्रम था। और इसने बेसिकली हर व्यक्ति में हीनता की भावना जो होती है ये बताया था। व्यक्ति में हीनता की भावना, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस बार 2021 का ये प्रश्न बन जाए कि व्यक्ति में हीनता की भावना की अवधारणा किसने दिया है? तो एडलर ने दिया है, ठीक है। जिसमें कहा कि शिक्षकों के लिए एक उपयोगी अवधारणा रही, और जो छात्र के व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व का विकास में, ठीक है, व्यक्तित्व के विकास में इस भावना को जो है बेसिकली उपयोग में लाया गया था, यूज किया गया था। एडलर के द्वारा ये चीज़ें बताई गई। तो ये एक बात याद रखिए कि व्यक्ति की हीनता की अवधारणा या हीनता की भावना की अवधारणा किसने दिया है? तो एडलर ने दिया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पर्सोना शब्द का अर्थ जो होता है, मुखौटा अर्थ होता है। क्या होता है? मुखौटा होता है। इसका मतलब, इसका अर्थ मुखौटा होता है। तो मुखौटा भी प्रश्न पूछ लिया था कि पर्सोना में जो मुखौटा है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो कार्ल जुंग ने दिया है, ठीक है। ये दूसरी बार 7 प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, एक बार और भी आप लोगों में करवा चुका हूँ।
अब मुझे याद नहीं है कौन से क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन एक बार मैं करवा चुका हूँ, ये तो मुझे याद है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करें आप, क्वेश्चन नंबर 7 को बताइए जरा। कह रहा है कि मानसिक क्षमताओं जैसे कि अभिगम, ध्यान केंद्र जो है केंद्रित करना, याददाश्त, भाषा, सोच, तर्कना और सृजनात्मकता में परिवर्तन और स्थिरता को हम क्या कहेंगे? मानवीय विकास, संज्ञान विकास, सामाजिक विकास कि राजनीतिक विकास, क्या कहेंगे? प्रश्न अच्छा है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको सिर्फ। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव, हाँ संज्ञानात्मक। ओके चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ फिर मानवीय विकास क्या होता है। मानवीय विकास की अगर अवधारणा की बात किया तो आपने नाम सुना है महबूब उल हक का नाम? महबूब उल हक नहीं सुना है तो सुन लो। इस उन्होंने सूचकांक दिया है। हाँ हाँ हाँ, अवधारणा का मानव विकास के सूचकांक के बारे में इन्हें दिया, वेरी गुड। तो जहाँ पे इन्होंने ही एक बात बताया मानवीय विकास की अवधारणाओं पर कि लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने के लिए और उसकी भलाई में सुधार करने के लिए इन प्रक्रियाओं की जो परिभाषित करने वाले व्यक्ति हैं उसको कहते हैं मानवीय विकास, कि लोगों की स्वतंत्रता और अवसर को बढ़ाया जाए। तो ये आपका हो जाएगा मानवीय विकास। और ऑप्शन सी की बात कर लेता हूँ। तो सामाजिक विकास क्या चीज़ें थी? सामाजिक विकास की प्रक्रिया में जो समूह के स्तर हो, जहाँ पे परंपराएं, रीति रिवाज अनुकूल हो, अपने आप को ढालने और एकता और मेल जोल, पारस्परिक सहयोग की भावना जहाँ पर हो, इस क्रियाविधि का जब विकास होता है, ऐसी क्रियाविधि को हम लोग सामाजिक विकास बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आप लोग में से सोच भी रहे होंगे कि भाई ऐसे क्यों नहीं हो सकता, परंतु देखो यादाश्त में उसकी भूमिका नहीं होगी, ना ही ध्यान को लेकर, परंतु सहयोग की बात सामाजिक विकास कहलाती है आपकी। राजनीतिक विकास की बात करूं तो राजनीतिक में होने वाले जो बदलाव, जिसको सरल सामाजिक अवस्था जटिल सामाजिक अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है, तो वो एक प्रकार से राजनीतिक विकास के रूप में आता है। परंतु जो संज्ञानात्मक विकास है, तो अगर आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है तो अच्छी बात है। जीन पियाजे ने अपनी जो अवस्थाएं बताई थी चार, उन चारों अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। तो किसी में ध्यान केंद्रित को लेकर बात किया, किसी में यादस्तता को, किसी में भाषा का, किसी में सोच, किसी में तर्कना। तर्कना का मतलब होता है रीजनिंग करना, सोच विचार करना, तर्क करना। और संरचनात्मक में जो परिवर्तन की स्थिरता होती है वो संज्ञानात्मक विकास होता है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं वो सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, संज्ञानात्मक विकास। अब ये प्रश्न बहुत सरल है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर भी लोगे। जरा करके बताइए कि वैयक्तिक कार्य का सिद्धांत तो बीस्टिक ने दिया है। चलो मैंने एक बार बता दिया आपको कि बीस्टिक ने दिया है। चलो बताओ कौन सा सही है, कमेंट भी कर सकते हैं आप सभी लोग। बताइए। नहीं बता रहे हो आप लोग? सर BCD होगा क्या? BCD, ओके। ऑप्शन नंबर डी को चूज कर रही हैं, ओके। मतलब ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, बीसिक के द्वारा जो दिया गया है 1957 में, सही बात कह रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे अनुमोदन दिया गया है, गैर निर्णयक अभिवृत्ति दिया गया, व्यक्तिकरण दिया गया, बात सही है। ऑप्शन आपका BCD सही होगा। यहाँ पे डी हनी का भी आया है और आप प्रियंका सिंह का भी आया है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ मैंने आप लोगों को 2-3 बातें बताई है अभी तक में। एक चीज़ तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि अल्मोनरस आउटसाइड करके क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप इंग्लैंड को लगाएंगे आंख बंद करके। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में सामाजिक संस्था क्या है तो आप तुरंत लगा देंगे। अगर मानवीय व्यवहार करके आता है तो आप तुरंत नाम लगा देंगे। किसका भाई, किसका नाम लगाएंगे? मानवीय व्यवहार के बारे में अगर किसी ने बताया संस्था में तो किसने बताया है, बताइए जरा। कार्ल नहीं, मानवीय व्यवहार की बात कर रहा था मैं। हाँ, आगबर्न का नाम, जहाँ पे मानवीय आवश्यकता की बात किए थे। आगबर्न ने 1922 में एक किताब लिखी थी सोशल चेंज करके, ये आपको पता हो गया। उच्चतर और निम्नतर श्रेणी में भी आपको परिभाषा पता होगी, जाति वर्ग पता हो गया, ऐसे ही पढ़ना है। और वर्ग जो कार्ल जुंग है इसके बारे में भी आपको पता चल चुका है, इरिक्सन के बारे में भी आपको, एडलर के बारे में, हीनता के बारे में जान गए आप लोग। यहाँ से भी आपको ये चीज़ें दिमाग में आ गई। ठीक है भाई,
संज्ञानात्मक आपको पता चल चुका है, और ये भी आपको अभी सिद्धांत भी पता चल चुका कि ये बीस्टिक का सिद्धांत है। कुल टोटल उन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे, जिसमें से 3 सिद्धांत यहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं। संयुक्त विभाजन नहीं है। अगर श्रम विभाजन होता तो कौन मुझे बताएगा श्रम विभाजन की अवधारणा किसने दिया है? कौन बताएगा श्रम विभाजन की अवधारणा? दुर्खिम ने दिया है, टॉलकाट पार्सन ने दिया है, कि किसने दिया? मेलिनोवस्की ने दिया है कि सदरलैंड ने? दुर्खिम ने दिया है श्रम विभाजन की अवधारणा। अपराध की अवधारणा भी दिया है उसी ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसको आप आत्महत्या भी कहते हैं, है ना, वो भी आता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8वें का डी करेक्ट हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, याद हो रहा है आप लोगों को। एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हेड मतलब एक प्रकार से गेस कर देता हूँ, मैरी रिचमंड का नाम, मैरी रिचमंड का नाम। अब आप लोग सही जवाब बताइए मुझे जरा, कि इसने कहा कि व्यक्तिगत समाज कार्य में उपचार किससे संबंधित होगा? बताइए। परामर्श होगा, पर्यावरणीय रूपांतरण होगा, सामाजिक सेवाओं का प्रशासन होगा, परामर्श और पर्यावरणीय हस्तांतरण और सामाजिक सेवाओं का प्रशासन। सबसे सरल प्रश्न, हाँ हाँ, डी फॉर डेनमार्क, हाँ सही जवाब डी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से करिए, बहुत अच्छा। यहाँ से भी अगर आप लोगों से प्रश्न एग्जाम में मिलेगा तो ये 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, आप तीनों का देख लेना एक साथ, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, कि पर्यावरण को लेकर भी इसने बात किया था, सामाजिक सेवाओं को लेकर बात भी किया था, और पर्यावरण बेसिकली इसका तो है ही है निदान की प्रक्रिया में, इसका भूमिका सोशल डायग्नोसिस दिया ही है ऑलरेडी इसने। ठीक है, तो ये अलग की बात है कि साथ ही साथ उसने उपचार के बारे में भी बात किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, परामर्श, पर्यावरणीय और सामाजिक सेवाएं। तो परामर्श देना जरूरी है, प्लस में वातावरण का एक पॉजिटिव होना जरूरी है, सामाजिक सेवाओं का प्रशासन भी होना जरूरी है, मैनेजमेंट भी होना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी का होना जरूरी है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत सोच समझ के करना, और अच्छा प्रश्न है। अगर मैंने आप लोगों के HB ट्रैकर और डगलस के बारे में 10 सिद्धांत लिखवाया हूं, तो आप इजीली कर पाओगे इसको अच्छे से। और आप लोग मुझे बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया है इसके बारे में। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, हाँ बोलिए। ये जो नियोजित समूह गठन, अच्छा, नियोजित समूह का संगठन बता रहे हैं आप। चलो ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये प्रत्यात्मकता भी जरूरी होती है। हाँ, ये समय तो प्रजातांत्रिक भी जरूरी होता है, विशिष्ट कार्यक्रम भी होता है, क्योंकि समूह कार्यक्रम मैं बता रहा था आप लोगों से, है ना, ट्रैकर का। तो देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ आपको। जो यहाँ पर समाज कार्य के अभ्यास के दौरान जब आप मूल्य और नैतिकता के बारे में जानकारी या सिद्धांतों के प्रेरणा से लेकर स्वयं सिद्धांतों को जब विकसित होता है, तो ऐसे सिद्धांत हम निकल कर आता है हमारे सामने। तो ऐसे सिद्धांतों पर HB ट्रैकर ने कुल टोटल 10 सिद्धांतों के बारे में भी जिक्र किया था। अभी मैं सिद्धांत की PDF आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो इन सिद्धांतों में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कौन एक विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत होता है, उद्देश्य कार्यकर्ता संबंधों का सिद्धांत होता है, सतत मतलब निरंतर का सिद्धांत भी होता है, और आपको लोकतांत्रिक समूह का सिद्धांत भी होता है, लचीले कार्यात्मक संगठन का भी सिद्धांत होता है, प्रगतिशील कार्यक्रम का भी सिद्धांत होता है, संसाधन उपयोग का भी सिद्धांत होता है, मूल्यांकन का भी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में, जहां पर आप किससे बात हो रही है कि विशिष्ट कार्यक्रमों को लेकर, ठीक है, विशिष्ट कार्यक्रमों को लेकर, तो यहाँ पर इसने जो साथ में काम किया था, इसका काम करने का तरीका ये था कि इसके माध्यम से जो उद्देश्य प्राप्त होंगे उसको मदद दिया जाएगा। तो विकास के लिए व्यक्ति को बढ़ाने में या बदलने में जो सहायता मिलती है, विशिष्ट सिद्धांतों से मिलते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों से मिलते हैं। तो ये प्रकार विशिष्ट कार्यक्रम। तो आप ऐसे ना सोचें कि हम इसमें देखो चारों सही हैं, सबसे ज़्यादा किसको आप सही देंगे, प्राथमिकता देंगे, सबसे ज़्यादा किसको आप प्राथमिकता देंगे। ये 4 के 4 सिद्धांत है, परंतु यहाँ पे समूहगत्यात्मक सिद्धांत नहीं माना जाएगा, सोशल डायग्रामेटिक, ठीक है, ये आपका नहीं माना जाएगा। लेकिन ये 3 के 3 आपके माने जाएंगे। इन तीनों में सबसे ज़्यादा सत्य कौन सा माना जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे सही जवाब जो होगा वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका प्रजातांत्रिक निर्णय, जिसको आप कहते हो लोकतांत्रिक सिद्धांत। क्या बोलते हो आप लोग? लोकतांत्रिक समूहों में आत्मनिर्णय का सिद्धांत। क्लियर हो रहा है?
बताइए। जी सर। हाँ, तो लोकतांत्रिक में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका ये जो जवाब होगा ये आपका होगा कि समूह को अपना निर्णय लेना और अपनी गतिविधियों को निर्धारित करना, मदद करना, तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत विकसित हुआ था। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो समूहों का नियंत्रण का स्रोत माना जाता है, ये समूह को नियंत्रण करने का स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला हो जाएगा, 3 में से सबसे ज़्यादा। तो ऐसे प्रश्नों में 99% आपको प्राथमिकता देनी पड़ती है, कौन सा सबसे ज़्यादा सही है। तो प्रजातांत्रिक सबसे ज़्यादा सही है, ऐसा होना चाहिए, तभी कार्य बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के जवाब बताइए जरा मुझे, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। 11 का क्वेश्चन नंबर बताइए। सरल प्रश्न है कि समूह कार्य में समूह का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, बताइए। नहीं सर। असंगठित हो जाना, सर नियोजित रूप से गठित होना। नियोजित रूप से गठित होना, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला। तो हाँ, तो जो समूह का अर्थ है नियोजित रूप से गठित होना कहलाता है, ना कि सहज और स्वतः प्रवृत्ति भी नहीं कहलाता। आपका ये भी गलत हो जाएगा, आपका बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, सी वाला आपका सही मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का जो सी है जवाब आपका वही सही है आपका। प्रश्न अच्छे मिल रहे हैं आप लोगों को, ये सारे के सारे प्रश्न दोबारा में से भी आ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर पूछा है विशिष्ट उद्देश्य। देखो अभी मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया है, अगर वो आपने ध्यान से सुना है तब इसे कर लोगे। अभी विशिष्ट के बारे में तो यहाँ पर बताइए विशिष्ट उद्देश्य बनते हैं समूह कार्य में कैसे, बताइए। मैं बताऊं, देखो इसका मतलब यह हुआ विशिष्ट उद्देश्य का मतलब, एजेंसी के साथ सहमत है। अच्छा चलो ठीक है देख लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य का जो मतलब होता है, इसमें इसका मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि सामाजिक समूह कार्य की प्रक्रिया में जब हम समूह का उपयोग करते हैं तो उन व्यक्तियों की मदद या सामाजिक कामकाज के विकास को बेहतर तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए काम करते हैं, है ना। और यदि पहले से ही कोई गठित एजेंसी को स्वीकार करना चाहिए या आपने कर रखा है, तो उसके बाद आपको कार्यकर्ता को सामाजिक और समूह कार्य की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहला मुख्य जो रूप होगा वो समूह को बनाना होगा। तो वो क्या पहला काम होगा, समूह को बनाना होगा। तो ये काम हो रहा है कार्यकर्ता को सामाजिक समूह कार्य की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। तो क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन पर जहां पर कार्यकर्ता को सामाजिक समूह कार्य की प्रक्रिया शुरू करने से पहले समूह को मुख्य रूप से बनाया जा रहा हो, ऐसी क्रियाविधि। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है अन्य कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श होना, ये गलत हो जाएगा। एजेंसी के साथ परामर्श होना, ये भी गलत हो जाएगा। कार्यकर्ता सदस्यों के साथ सलाह लेना, एक तो ये है, और कार्यकर्ता के द्वारा समुदाय के सदस्यों को साथ परामर्श देना। तो ध्यान से देखिए जरा, बी सही है कि डी सही है। देखो समूह कार्य में समूह की विशिष्ट उद्देश्य बनते हैं, तो कार्यकर्ता के द्वारा समुदाय के जो सदस्य होंगे उसमें तो ही बनता है, यही बनेगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। हाँ, आपका यही सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाला ही। सामाजिक समूह कार्य की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति और सामाजिक समूह के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ये कार्य किए जाते हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13। अब ये प्रश्न अच्छा है, जो गतिविधियां सामाजिक व्यवस्था के साथ गहन रूप से असंतुष्ट होती है उसे आमूल परिवर्तन। अब यहाँ पर काफी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी करते थे, सर बताइए जरा आमूल परिवर्तन सिद्धांत या उपागम किसने दिया है। ठीक है, तो ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो आमूल परिवर्तन के लिए काम करती है तो वो क्या कहलाती है, जरा मुझे बताइए, उससे हम क्या कहेंगे फिर, बोलिए। क्रांतिकारी आंदोलन होगा क्या? क्रांतिकारी आंदोलन होगा, ओके चलो ठीक है भाई। हाँ सर, क्रांतिकारी सर सुधार आंदोलन होगा। ओके, सुधार आंदोलन कह रहे हैं आप, चलो ठीक है।
चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को अब इसका जवाब। ठीक है, देखो सुधार आंदोलन, जी जी बताइए। शोध का आकलन करना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार। पहले तो आपको मैं एक एक करके थोड़ा सा एक एक लाइन में आपके इनका मतलब बता देता हूँ। देखिए, सुधार आंदोलन मतलब सामाजिक आंदोलन जिनका लक्ष्य समाज के किसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीरे धीरे परिवर्तित करके उसे बेहतर बनाने का काम करता है। यहाँ पर बात को बड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन के पॉइंट को समझ लीजिए, फिर मैं आपको अमूल परिवर्तन बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो किसी समाज कार्य में जब करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तित करने को लेकर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो वह आपका सुधार आंदोलन होता है। क्रांतिकारी आंदोलन की बात अगर मैं करूं तो आपको ये भी पता है कि भारत में जो नव युवक हैं उनको एक वर्ग के रूप में हिंसात्मक संघर्ष को एक राजनीतिक प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। तो एक प्रकार से ऐसी क्रियाविधि जो आती है हमारे सामने वो कहलाती है क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत में नव युवकों को एक वर्ग में हिंसात्मक संघर्ष, इतनी बात समझना। अभी अमूल को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाएगा इन ऑप्शन में, इसको अभी आप समझना है, आपको अभी बाकी है वो समझना। और आगे हम बात करते हैं पुनरुत्थानवादी आंदोलन को लेकर। ये बेसिकली जो पुनरुत्थान की बात है, जैसे पुनर्वास जानते हैं आप लोग। अगर मान लीजिए पुनर्वास क्या करते हैं आप लोग, आप यही करते हैं ना कि भाई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो असामाजिक व्यवहार कर रहा है, तो पहले सामान्य था अब वो असामान्य हो गया क्योंकि असामाजिक व्यवहार कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर सोशल वर्कर क्या करता है, उसको पुनर्वासित करता है। पुनर्वासित करने मतलब उसे सुधारने की बात करता है ताकि ये व्यक्ति जो है सामान्य वाली कंडीशन में चला जाए। तो जब सामान्य वाली कंडीशन में चला जाता है तो उसे हम कहते हैं भाई पुनर्वासित हो गया ये। तो ये पुनर्वासित, तो पुनरुत्थान बेसिकली सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति को साथ साथ यहाँ पर उसके इंडिविजुअल व्यक्तित्व के भाई पर भी ध्यान दिया जाता है, चाहे वो ग्रुप वर्क का हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क का हो, चाहे वो केश वर्क का हो। ये तीनों चीज़ों में ऑलरेडी जो होता है चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो उत्थानवादी आंदोलन है इसको ध्यान रखना, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति को लेकर इसको ध्यान रखना आप। विरोध आंदोलन की बात करूं अगर मैं, तो विरोध आंदोलन आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर ईसाई धर्मों ने जब 1530 में प्रोटेस्टेंट, जहाँ पे कैथोलिक चर्च के प्रधानता की बात की गई थी, कैथोलिक चर्च की प्रधानता की बात की गई थी, ठीक है, तो उसमें धार्मिक विषयों में अनेक निर्माण का एक अंतिम और श्रेष्ठ माना गया था। तो ऐसे में बेसिकली विरोध आंदोलन इसके परिप्रेक्ष्य में हो गया था। किसके परिप्रेक्ष्य में? ईसाई धर्म के परिप्रेक्ष्य में, कैथोलिक चर्च के माध्यम, कैथोलिक चर्च के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया था? विरोध आंदोलन। विरोध आंदोलन में जो क्रियाविधि हुई उस समय धार्मिक विषयों को लेकर, वो होता है आपका विरोध आंदोलन। तो अब ये नहीं कि कोई, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, समाजकार पढ़ रहे हो इसलिए मैंने 1530 बोल दिया। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, एक MSG करके बुक वो आई थी, मूवी आई थी, उस पर भी देखो विरोध हो गया था। एक मूवी थी PK, आप लोगों ने देखा, उसको भी तो धर्म को लेकर हुआ था कि नहीं हुआ था? विरोध आंदोलन। तो ऐसे भी सोच सकते हो आप एक प्रकार से कि ये विरोध आंदोलन है ना। अच्छा भाई, अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों से अमूल परिवर्तन। तो अमूल परिवर्तन जो होता है, ऐसे में देखो बेसिकली क्या होता है, समाज कार्य में जो अमूल परिवर्तन होता है वो विभिन्न वर्ग और समूह को लेकर होता है। और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो नारीवादी के भी बारे में यहाँ पर जिक्र होता है। तो नारीवादी आंदोलन में जो भी महत्वपूर्ण विकास के लिए अगर कोई बात होती है तो अमूल परिवर्तन को लेकर। अब अमूल परिवर्तन के बारे में कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना स्टेटमेंट भी दिया है। जैसे अगर मैं बात आपसे करूँ तो इसके जो है कई नाम आता है। एक नाम आता है आप लोगों का प्रीमैक करके नाम आता है, लिंडसले एक नाम है वो भी आता है, आइलोन करके एक नाम आता है। तो कई बंदों ने इसके बारे में जो है अलग अलग तरीके से इसके बारे में चर्चा किया है। लेकिन जो व्यवहारवादी को प्रेजेंट कर दिया वो था आपका डोनाल्ड, मिनर, मोरर और सोपेन करके नाम था। ये आप लोग याद रखना, जो व्यवहारवादी प्रक्रिया में प्रभावित हो गई अमूल परिवर्तन, ये किसका नाम आता है? डोनाल्ड मिलर का नाम आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे जरा बताइए कि जहां वो गतिविधि जो सामाजिक व्यवस्था के साथ गहन रूप से असंतुष्ट हो रही है और अमूल परिवर्तन के लिए काम कर रही है, तो वो क्या हो रहा है? इसमें से कौन सा सिद्धांत हो रहा है, कौन सा आंदोलन हो रहा है, बताइए जा। क्रियावादी व्यवहार के तो आप देख रहे हैं कि भाई क्रिया तो हो रही है इसमें, ये बात तो तय है कि क्रिया हो रही है। अब इसमें बताइए कौन सा क्रिया हो रही है, कि सुधार आंदोलन कर रहे हो, क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हो?
बताइए, आमूल परिवर्तन के जो रूप में जो आपका असंतुष्ट सामाजिक व्यवस्था है वो आमूल परिवर्तन के लिए असंतुष्ट हो गया, तो क्रांतिकारी कर रहे हो ना आप। असंतुष्ट हो गया है तो वो चीज़ें क्या कर रहे हो आप, क्रांतिकारी की प्रक्रिया संचालित कर रहे हो ना। तो ये आमूल परिवर्तन है। आमूल परिवर्तन के दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक को कहा गया कि भाई हम क्रियावादी पर काम करेंगे, ठीक है भाई, एक को बोला गया कि हम क्रियावादी पर काम करेंगे, और दूसरा आपको बता दूं उदारवादी पर, व्यवहार पर बात होगी। तो उदारवादी क्रिया, तो ये दोनों क्रिया हो रही थी इसमें। इन दोनों क्रियाओं को जो है अस्पष्टता के रूप में जो देखा जाता है वो क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में देखा जाता है, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में देखा जाता है, ठीक है भाई। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी बी फॉर बॉम्बे वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, जहाँ पर असंतुलन सामाजिक व्यवस्था में हो जाती है वो आपका क्रांतिकारी आंदोलन हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और लीजिए, सामाजिक क्रिया किसे नहीं कहेंगे। हाँ क्रांतिकारी और विरोध आंदोलन में क्या डिफरेंस बताया है, एक लाइन में थोड़ा सा एक और देखो, एक तो विरोध की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर यहाँ पर एक धर्म को रिप्रेजेंट करेगा विरोध करने का मतलब। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर, अच्छा इस प्रश्न के हिसाब से, आमूल परिवर्तन के हिसाब से विरोध आंदोलन तो आप किसी चीज़ को भी कर सकते हो। जो चीज़ आपको जरूरी ये भी नहीं कि धर्म अगर नहीं है वहाँ पर तो भी तो विरोध कर सकते हो, परंतु अगर आमूल परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे सामाजिक व्यवस्थाएं ठीक ठाक ना हो तो जाहिर सी बात है उसको धर्म रिलेट करेगा, उसको जाहिर सी बात है वो धर्म रिलेट करेगा। और आपका जो क्रांतिकारी आंदोलन होगा, क्रांतिकारी का मतलब आप एक प्रकार से उसके उदारवादी और क्रियावादी दोनों सिद्धांतों पे, जहाँ पर आपने उसके व्यवहार को लेकर, मतलब पर्यावरण में जो व्यवहार है उसके व्यवहार के बारे में भी देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, और प्लस में आप कुछ ऐसी क्रियाविधि ला रहे हैं जिससे लोगों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ऐसे में लोगों का विकास कम्युनिटी वर्क में भी माध्यम से हो सकता है क्रांतिकारी, केश वर्क के माध्यम से भी हो सकता है आपका क्रांतिकारी, आपका कम्युनिटी वर्क से और ग्रुप वर्क से, दोनों से हो सकता है। मतलब तीनों जो प्राथमिक प्रणाली है तीनों के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर व्यवहार का जो शोध करना होता है, बिहेवियर को शोध करने के परिप्रेक्ष्य में वो आपका होता है क्रांतिकारी आंदोलन, वो आपका होता है क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ पर आप ध्यान सुन लीजिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जब किसी वर्ग और समूह की बात होगी ऐसे आंदोलन को लेकर तो आप नारीवादी भी सोच सकते हैं, नारीवादी भी सोच सकते हैं आप। नारीवादी का जो लहर चलाई गई थी, ठीक है, वो आपको मैं बता दूं 1960 के बीच में चलाई गई थी, 1960 के आसपास चलाई गई थी, इसका आप ध्यान रखिएगा। और नारीवादी संगठन का जो निर्माण हुआ था, नारीवादी संगठन का जो निर्माण हुआ था 1967 में हुआ था, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन भी नारीवादी में ही इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि ये सामाजिक व्यवस्थाएं जो है एक प्रकार से क्या हो गई, असंतुष्ट हो गई, तो आपने ये क्रांतिकारी आंदोलन कर दिया सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए आपने इस तरीके का काम कर दिया, उनकी समस्याओं को समाधान किया और उनके समाधान के रूप में चेतना को जागृत करना शुरू कर दिया, वो आपका क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएगा। तो आपका ये क्रांतिकारी है, ये विरोधी आंदोलन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, बताइए। हाँ सर, आपने जो कुल परिवर्तन की पीडीएफ दी थी ना, उसमें ये बताया क्या? तो सर परिवर्तन से या फिर सारे आंदोलन से, फिर से बताइए एक बार, आवाज आपकी क्लियर नहीं आई मेरे पास, आवाज आपके यहाँ से नेटवर्क स्लो है। मैं ये बोल रही हूँ सर, जो आपने अब आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बताइए। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ सर कि आपने आमूल परिवर्तन की जो पीडीएफ दी थी ना, उसमें ये बताया कि व्यवहार में परिवर्तन ही आमूल परिवर्तन है। नहीं तो व्यवहार में जो परिवर्तन होगा तो वो सुधार परिवर्तन होगा या क्रांतिकारी होगा, ये समझ नहीं आ देखो, रहा। व्यवहार परिवर्तन जो होता है वो दो टाइप में होते हैं। पहली बात तो ये आप जानिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस साइड में, यहाँ पर देखो, व्यवहार परिवर्तन तो जरूरी ये नहीं, व्यवहार परिवर्तन तो विरोधी आंदोलन भी आपका प्रक्रिया कर सकती है, आपका क्रांतिकारी भी कर सकता है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी कर सकता है। व्यवहारवादी बेसिकली दो ही टाइप का होता है, इसका एक होता है क्रिया पर और एक होता है उत्तरवादी पर, दो ही पर होता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न आपके सामने है
इस प्रश्न में जानते हैं आप क्या कर रहा है, आपसे ये प्रश्न जो बोल रहा है ये कह रहा है कि ऐसी गतिविधियां जो सामाजिक व्यवस्था के साथ गहन रूप से है। तो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें किसी व्यवहार के बारे में जिक्र नहीं करे है कि आप किसी एक चीज़ को लेकर चले। व्यवहार जो है वो तो आपका सुधार में ही आएगा, किसी बिहेवियर को अगर आप मॉडिफिकेशन करेंगे वो सुधार में आएगा। परंतु यहाँ पर जब सामाजिक व्यवस्था के साथ कोई गहन रूप से असंतुष्टि आपके सामने जिक्र हो रही है तो आमूल परिवर्तन आपका क्रांतिकारी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? व्यवहार, क्रियावादी व्यवहार एक होता है, एक उत्तरवादी व्यवहार होता है। ठीक है, व्यवहार अनुसंधान में जो क्रियावादी व्यवहार होता है वो पर्यावरण के प्रतिफल नियंत्रित करता है, वो उसमें सकारात्मक पुनर्वरण भी मिल सकता है। ठीक है, ये चीज होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब अगर आप केस वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो किसी कार्य सेवार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना वो अमूल परिवर्तनकारी परक उपागम है। यहाँ पर आप ये ना समझे कि परिवर्तन जो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमूल परिवर्तन में कौन सा काम आ रहा है, तो ये उपागम से रिलेट ना कर, मैं आपको समझाने के लिए उपागम के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ। आपने डायरेक्ट मुझसे उपागम की बात कर रहे हैं, उसके अप्रोचेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात अमूल परिवर्तन की बात हो रही है, रेडिकल चेंजेस की बात हो रही है। तो रेडिकल चेंजेस की जो बात होती है वो आपका होगा क्रांतिकारी वाला। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, बी फॉर बॉम्बे वाला ही। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे वाला आपका सही होगा। तो सर जैसे ये निर्भया आंदोलन था तो ये भी हमारा क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो क्रांतिकारी आंदोलन एक प्रकार से था ही। मतलब आपने क्या किया भाई, उसको बारे में आगे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो आपने बनाया सशक्तिकरण के लिए कुछ नियम बनाए, रूल बनाए, तो वो सामाजिक व्यवस्थाएं जो थी वो भंग हो गई थी, असंतुष्ट था उस रूल से, उस नियम से, तो आपने ले आया इस तरीके का। ठीक है, यह है एक प्रकार के नियम आप चेंजेस कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, है ना, तो वह आपका क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएगा, पार्ट बन जाएगा। चलो आगे एक प्रश्न देखिए जरा, सामाजिक क्रिया से किसे नहीं समझा जाता है। पहली तो सामाजिक क्रिया आपको आनी चाहिए, सामाजिक क्रिया आपको आनी चाहिए। सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं बताइए। सर जो संपूर्ण समाज पे पूरा प्रभाव डाले, जिस सामाजिक क्रिया के द्वारा ही हम अपने प्रशासन में मतलब बदलाव लाते हैं और कानून परिवर्तन करते हैं, या फिर कोई विधान भी शामिल करा सकते हैं। वेरी गुड, सही। मतलब सामाजिक क्रिया, इनका कहना यह है कि ये जो सामाजिक क्रिया है वो सामाजिक समस्याओं को समाधान करने की बात बता रही हैं, साथ साथ ये संगठित सामूहिक प्रक्रिया के द्वारा की क्रियाविधि बता रही हैं। तो सामाजिक क्रिया तो बेसिकली किसी समस्या का समाधान होगा, प्लस में ये होगा सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से। ऐसे थोड़ी ना अकेले हो जाएगा, किसी व्यापक लेवल पर जब चेंज करने की प्रक्रिया करेंगे तो ऐसी कंडीशन पर सामाजिक क्रिया कर रहे हैं। तो आर्थिक, स्वास्थ्य और उसके संबंध में बहुत सारे क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र हैं, भाषाई क्षेत्र है, ये सभी क्रियाविधि के रूप में हम जो है यूज करते हैं। बेसिकली आप ध्यान रखेंगे आर्थिक स्वास्थ्य के संबंध में, समाज के आर्थिक और स्वास्थ्य के संबंध में। तो यहाँ पूछा है नहीं, तो आपको मुझे बताना, देखो व्यापक सामाजिक समस्याओं को हल करने का सामूहिक प्रयास कौन सा है बताइए, सामाजिक क्रिया होगी, सही जवाब। पूछा है नहीं। अच्छा, मुद्दे के आवश्यक क्रियान्वयन के लिए एक एक करके स्पष्ट करना। जैसे मुद्दों को अगर आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है तो आप उसे एक एक करके क्या कर सकते हैं, क्रियान्वित भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका सामाजिक क्रिया का ही पार्ट माना जाएगा। सामाजिक क्रिया की देखो एक परिभाषा था फ्रीडलैंडर की, आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हो तो सुन लीजिए। उसने कहा था वैयक्तिक, सामूहिक, सामुदायिक प्रयास है। अब वैयक्तिक के मतलब आप देखिए कि अगर आपने मुद्दे की आवश्यकता के आधार पर एक एक करके निकाल रहे हैं वहाँ पर, तो सामाजिक क्रिया का एक वैयक्तिक का भी पार्ट हो सकता है, सामूहिक प्रयास भी हो सकता है, सामुदायिक प्रयास भी हो सकता है। तो समाज कार्य के दर्शन और उसके अभ्यास की जो सीमाएं होती हैं उसी के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक उन्नति हो, सामाजिक नीति का परिवर्तन किया जाए, सामाजिक विधान किया जाए, स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में बात की जाए, तो वह आपका सही मान लिया जाए, वो सामाजिक क्रिया है और ये पार्ट रिप्रेजेंट कर देता है आपका। तो बहुत बच्चों ने इसको सी लगा दिया होगा उस समय, उसने सोचा होगा एक एक करके दिया है तो एक व्यक्ति पर कहाँ होगा, परंतु ये आप ध्यान रखना एक एक लिखा हुआ है तो इसके मतलब मुद्दों की बात कर रहा है, तो ये सही होता है। व्यापक सामाजिक मूल्यांकन, ये तो आपको पता है, जब कभी व्यापक मिल जाता है तो आप तुरंत लगा देते हो भाई ऑप्शन नंबर यही सही हो, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप बताइए हिंसात्मक
आक्रमण के लिए तैयार समाज के सदस्य। क्या ये कथन सही लग रहा है आपको? बताइए, सोचिए एक बार सामाजिक क्रिया के बारे नहीं में सर, कि हिंसात्मक आक्रमण करने के लिए संचार समाज की सदस्य नहीं है। ऑप्शन आपका यही सही है। ये पूछा था नहीं। अब ये प्रश्न आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा और फैक्ट से प्रश्न है ये, और आप मुझे बताइए। हाँ, ऑप्शन क्या आएगा सर? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि इसने कहा है नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आप लोग दिखाई दे रहा। मैं एक्चुअली क्या है, इतना सारा इसमें पेन चला देता हूँ, आप लोगों को दिखाई भी नहीं देता होगा, है ना। अब मैं कम चलाऊंगा इसे, देखिए जरा, नहीं है यहाँ पर, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए, परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रचलित अब आपको पता होना चाहिए कि भाई पैरामेट्रिक क्या है और नॉन पैरामेट्रिक क्या है। अगर ये, जैसे आपको मैंने बताया था कि भाई एक प्राथमिक आंकड़े होते हैं, एक द्वितीयक आंकड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक पैरामेट्रिक होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक। आप जरा मुझे बताइए यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है, पैरामेट्रिक की बात कर रहा है कि नॉन पैरामेट्रिक की बात कर रहा है? बताइए। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक नहीं बोल रहे हैं आप लोग। नॉन पैरामेट्रिक। अच्छा, नॉन पैरामेट्रिक हो रहा है। नहीं, नॉन पैरामेट्रिक इसमें दिया ही नहीं है भाई, इसमें पैरामेट्रिक परीक्षण नहीं है, तो वो होगा नॉन पैरामेट्रिक। तो नॉन पैरामेट्रिक क्या, जेड परीक्षण है, एफ परीक्षण है, टी परीक्षण है, क्यू परीक्षण है। देखो, नॉन पैरामेट्रिक आपका क्यू परीक्षण है, नॉन पैरामेट्रिक आपका क्यू परीक्षण है। पैरामेट्रिक परीक्षण वे परीक्षण कहलाते हैं जहां पर संख्या के जो संख्या होते हैं उसके मानदंडों के बारे में बताता है, उसकी अवधारणाओं के बारे में बताता है, सैंपलिंग के बारे में बताता है, जनसंख्या के डेटा को सामान्य रूप से वितरित करने की बात करता है। लेकिन वितरित मुक्त करने की बात कर रहा है तो वो गैर पैरामेट्रिक होता है। मतलब जो गैर पैरामेट्रिक होता है, नॉन पैरामेट्रिक होता है, वो आपका वितरण मुक्त होता है। जैसे गैर सामान्य वेरिएबल्स हो, चर हो, जिसका हम उपयोग करें। तो इसमें जैसे अगर मैं कहूँ टी टेस्ट, जो इंडिपेंडेंट सैंपल में यूज़ होता है, जो टी टेस्ट होता है, जो है आप यूज़ करते हैं डिपेंडेंट सैंपल में, वो टी टेस्ट में हो जाएगा आपका, वो आपका टी टेस्ट में हो जाएगा। और आपका टी टेस्ट के ही वन वे अनोवा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, और टू वे अनोवा, ठीक है भाई। तो ये आपका किस में होता है, पैरामेट्रिक में आता है। और फीसर का भी जो परीक्षण वो भी आता है, जेड परीक्षण भी आता है। लेकिन जो क्यू परीक्षण होता है ये आपका नहीं आता है इसके अंतर्गत, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अभी मैं इसकी एक PDF आप लोगों को भेज देता हूँ, उसमें आपको गैर मैट्रिक परीक्षण भी मिलेगा और एक मैट्रिक परीक्षण भी मिलेगा। जो मैट्रिक परीक्षण होता है वो बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है उसकी, और जैसे मैं कहूँ जेड परीक्षण की, टी परीक्षण की और एफ परीक्षण का हमें प्रयोग में लाते हैं। जनसंख्या के लिए भी यूज़ करते हैं ये, और ये अधिक शक्तिशाली होती हैं, ये अधिक शक्तिशाली होती हैं। परंतु अगर मैं आपसे बात करूं परीक्षण के बारे में तो ये गैर मैट्रिक होता है, ये क्रमिक और नामिक रूप पर होता है, मतलब क्रम पर भी होगा और नामिक पर भी होता है। छोटे सैंपल पर इस्तेमाल इसको किया जाता है, छोटे सैंपल पर यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है भाई, याद रखना, इससे हम याद रखें। ये कम शक्तिशाली होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपने सुना होगा मान विटनी का नाम, मान विटनी का नाम सुना होगा, प्राइड मैन का नाम सुना होगा, काई परीक्षण का नाम सुना होगा, है ना, ये सारे नाम सुना होगा आप लोगों ने। हस्तांतरित रैंक का नाम सुना होगा। ये सभी के सभी नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं। अभी मैं आपको ये भी भेज दूंगा, आप लोग इसे देख लेना, इस परीक्षण के बारे में भी, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है ना, बोलिए। हाँ जी सर। चलिए फिर ठीक है, इसका आप हो गया। हाँ ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि जिस इकाई के साथ शुरू करना, मतलब देखो एक मतलब बात की जा रही है आपसे, और कह रहा है कि जिस इकाई के साथ शुरू करना है उसे लेने के लिए यादृच्छिक संख्या होनी चाहिए। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। तो जब आपने रैंडम का आपने शुरुआत किया है तो उसके उपयोग करने के लिए सामान्यता यादृच्छिक का तत्व लाते हैं। तो बताइए कौन सा लाते हैं। तो देखिए ये एक प्रकार से जो है आपको मेथड ऑफ सैंपलिंग के बारे में बात कर रहा है,
और मेथड ऑफ सैम्पलिंग में अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। और प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को मैंने पहले बता रखा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है ये, और आपको मैंने आपसे बताया है एक स्तरीकरण होता है, और एक होता है क्लस्टर होता है, और एक होता है आपका क्षेत्र का भी आ जाता है आपको उसमें व्यवस्थित के रूप में, लेकिन कोटा नहीं आता है। अच्छा, इसमें पूछा नहीं है कि इसमें से बताइए कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है, परंतु पूछ रहा है यादृच्छिक संख्याओं के उपयोग के द्वारा प्रतिचयन में सामान्यतः यादृच्छिक का तत्व को लाते हैं, हम कंपोनेंट को लाते हैं, तो वो कौन सा सैंपलिंग कहलाएगी आपकी, बताइए। जहां पर आप प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना समान रूप से देख रहे हैं वो आपका सिंपल हो जाएगा। जहां आप एक प्रकार से, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर क्षेत्र के बारे में बात करूं, तो अगर मान लीजिए किसी न्यायाधीश में जो क्षेत्रफल अधिक है तो उसमें आपने निगरानी और व्यय की दृष्टि से आप अधिक उपयोगी बनाते हैं, तो समूह में जो न्यायाधीश होता है वह एक प्रकार के हमें हेल्प करता है, मदद करता है। तो जनसंख्या को परस्पर समूहों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका क्लस्टर वाला, क्षेत्र वाला हो जाता है। और आपकी अगर मैं बात करूँ व्यवस्थित, यही एक ऐसा सैंपलिंग है जिसमें ये बताता है कि उस इकाई के साथ शुरू करेंगे जो शुरू से उसे लेने के लिए यादृच्छिक संख्याओं में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लस्टर जो सिंपल आपको यहाँ पे व्यवस्थित बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक बता रहा हूँ, ये संख्याओं पर आधारित होता है, संख्याओं पर आधारित होता है ना, ये जैसे क्रम के आधार पर, 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7, ये क्रम पर आधारित होता है। ये होता है आपका क्रमबद्धता वाला, ठीक है, व्यवस्थित वाला, सिस्टमैटिक वाला। ये आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका का करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सिस्टमैटिक वाला होता है ये, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और एक आपको दिख रहा है भाई कोटा, तो कोटा के बारे में जानते ही हैं आप लोग कि भाई कई वर्गों के लिए एक निश्चित संख्या की बारे में जानकारी प्राप्त करता है यहाँ पर, तो जिसमें सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो एक प्रकार से ये क्या हो सकता है, इसका जेंडर वाइज हो सकता है ये। तो ऐसे सैंपलिंग को हम जब करते हैं मतलब सरल तरीके से, तो एक प्रकार कोटा के अंतर्गत रखते हैं, कोटा सैंपलिंग के अंतर्गत रखते हैं। और ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, किस में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कोटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अब ये प्रश्न इजी आ रहे हैं आप लोगों के सामने कि स्त्री के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष लागू की गई है। सरल प्रश्न आ गया आपके लिए, इजी है, आप जानते हैं, बताइए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? 2001 हाँ 2001 सर। हाँ 2001 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है, पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर, चलो फिर, सर दिखाई दे रही है। जी सर, देखिए चलो ठीक है। है सर। एक क्वेश्चन और आ गया, देखो मैंने आज ही इसके बारे में पढ़ाया है, मैंने आज ही इसके बारे में करवाया है कि अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण तथा कल्याण अधिनियम कब पारित किया गया है। और आज इसके बारे में डीप में चर्चा मैंने किया था। कुल टोटल कितने अध्याय हैं, अध्याय कुल टोटल इसमें 2007 हाँ 2007 कुल टोटल 7 अध्याय हैं इसमें, याद रखना आप लोगों को ये सारी की सारी बातें। और इसमें मैंने एक बात और बताई थी, अगर सामाजिक न्याय भारत मंत्रालय के द्वारा अगर पूछेगा धारा के बारे में, तो आप वहाँ पे धारा कितने बताएंगे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 22 धाराएं बताएंगे। अगर सामान्यता पूछेगा तो आप वहाँ पे धारा बताएंगे 32, धारा बताएंगे 32। हर धाराओं में मैंने आप लोगों से ये भी जिक्र किया है कि किस धारा में क्या क्या बातें की गई हैं, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, उन धाराओं के बारे में भी, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यूजीसी में ये प्रश्न आता है कि वर्ष को लेकर कि कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई। बेसिकली अब तक तो जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसकी स्थापना से ही प्रश्न बनाए गए हैं आप लोगों से, है ना। चलिए आगे बात करते हैं और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। अधिकार, देखो यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो आरटीई की बात 2009 के अनुसार कर रहा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते हैं। बताइए जरा कौन से वर्ष वाले बच्चों के लिए? जाहिर सी बात है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी यही सही है। मानव विकास, हाँ मानव विकास सूचकांक जो है
निम्नांकित किया जाता है? तुलना की माप। देखिए मानव विकास सूचकांक में मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ आप लोगों से अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। HDI के बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं। अर्थशास्त्री ने महबूब उल हक ने, अभी मैंने मानवीय विकास में भी आप लोगों से चर्चा किया था, वहाँ पर बताया था आप लोगों से। तो कुल टोटल 189 देश थे उसमें, और भारत जो था 131 रेशियो नंबर 1 पर है, मतलब 131 नंबर पर है, स्थान पर है। तो जिसमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और जीवन निर्वाह का स्तर की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है भाई, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ABC। ठीक है, ABC आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A फॉर अमेरिका वाला। ठीक है, A फॉर अमेरिका वाला। ठीक है भाई, A फॉर अमेरिका वाला। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर A। सामाजिक निदान, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सामाजिक निदान सामाजिक व्यक्ति कार्य की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंश मानते हो? बिल्कुल मानते हो, मानना चाहिए। मैरी रिचमंड ने बोला था ये बात 1917 में, नहीं बोला था? बात ये सत्य है। सामाजिक, देखो यह चिंतन मनन है जो सामाजिक समस्या समाधान की प्रक्रिया को दिशा देता है। क्या ये बात ठीक लग रही है आप लोगों को? दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों यहाँ पर जो है एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर A फॉर अमेरिका सही मान लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अमेरिका A फॉर सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 से हम कल स्टार्ट करेंगे, कल इसे समाप्त कर देंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग कल इसको देख लेते हैं। ओके सर। ठीक है भाई, चलो। ओके सर।